ओके, तो इन्वेंटरीज या फिर मैं सिंपल समझने वाली भाषा बोलूं तो स्टॉक हो जाएगा। ठीक है, ये स्टॉक क्या है सर आपका पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर है आपका 4.1। सर कहो 4.1 पेज नंबर 4.1। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी अभी। ओके ठीक है, तो देखो बिजनेस होता है और बिजनेस में हम करते क्या है सर, हम कुछ सेल करते हैं, कहीं से परचेज करते हैं और फिर उसे सेल करते हैं। सर देखो, या तो हम बिजनेस में क्या करते हैं, अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो सर देखो बिजनेस में हम दो चीजें कर सकते हैं। एक, हम रीसेल करेंगे, कहीं से खरीदेंगे कहीं पे आगे सेल कर देंगे, या फिर सर हम क्या करेंगे, पहले प्रोड्यूस करेंगे एंड देन हम क्या करेंगे, सेल करेंगे, या तो रीसेल या तो फिर प्रोडक्शन करके सेल करेंगे। ठीक है, अब देखो अगर मैं स्टॉक की बात करूं तो रीसेल में क्या होगा, आपका नॉर्मल स्टॉक होगा जो आप डायरेक्टली परचेस करके लाए थे और अब आप सेल करने वाले, मतलब आप जो ट्रेडेड आपकी गुड्स है, ट्रेडेड गुड्स, जो गुड्स आप खरीद के सेल करते हो उनका रीसेल का स्टॉक होगा आपके पास, उन गुड्स का स्टॉक होगा। और जब आप प्रोडक्शन करेंगे तो सर प्रोडक्शन में आपके पास रॉ मटेरियल का स्टॉक होगा, उसके अलावा आपके पास वर्क इन प्रोग्रेस, क्या बोलते हैं इसे, वर्क इन प्रोग्रेस, ये वाला स्टॉक होगा। और तीसरा आपके पास होगा फिनिश्ड गुड्स। अब जैसे हमारा ये वाटर बॉटल का प्लांट है, तो इसमें क्या है कि इसके लिए जो प्लास्टिक लगता है वो रॉ मटेरियल का स्टॉक। फिर अगर हमने सिर्फ बॉटल बना के रखी है, उसमें वाटर फिलिंग अभी नहीं हुआ है, तो ये वर्क इन प्रोग्रेस हो जाएगा आपका। और लास्ट में आपने इसमें वाटर फिल कर दिया, फाइनल कर दिया पूरा, तो आपके लिए ये हो जाएगा फिनिश गुड्स। ठीक है जी, सिंपल सी चीज है। तो ये तीन तरीके के आपके स्टॉक होंगे, इन्वेंटरी होंगे, अगर आप प्रोडक्शन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है तो। ठीक है, यहाँ पे आप होंगे मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, और यहाँ पे है आप कौन, ट्रेडिंग एंटिटी या ट्रेडिंग फॉर्म। अगर आप ट्रेडिंग फॉर्म हो तो आप रीसेल करोगे, अगर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी हो तो आप पहले प्रोडक्शन करोगे और फिर सेल करोगे, सिंपल सी चीज। ठीक है, इन्वेंटरी या स्टॉक की बात चल रही है, हमें करना क्या है, देखो सर जब हम पीएनएल अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट भी बनाते हैं तो हमें स्टॉक की वैल्यू लिखनी पड़ती है ना। देखो आपको याद करवा देता हूँ, अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो, ट्रेडिंग अकाउंट में आप यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक लिखते हो, तो यहाँ पे जो वैल्यू है, ये जो स्टॉक की वैल्यू जो आज तक आपको लाइफ में रेडीमेड मिल गई कि भाई क्लोजिंग स्टॉक इतने का है, वो कैसे आया उसकी स्टडी हम आज करने वाले हैं इन्वेंटरी में। ठीक है, उसके अलावा अगर आप बैलेंस शीट भी बनाते हो, बैलेंस शीट, तो उसमें भी आप असेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू लिखते हो ना, असेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक, ये वैल्यू भी आपको यहाँ से मिलती है, जो कि हम स्टडी करने वाले कि ये वैल्यूएशन कैसे करता है। तो हमें आज जो देखना है वो हमारा टॉपिक है इन्वेंटरी वैल्यूएशन या स्टॉक वैल्यूएशन। ठीक है, चलते हैं बात करते हैं आगे इसमें। सर आपने ये तीन चीजें जो हमें बताई ये तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा ये बॉटल के ऊपर जो स्टिकर है या फिर ये बॉटल जिन बॉक्सेस में पैक होती है उसका भी स्टॉक होता है, तो वो भी इन्वेंटरी में आएगा, है ना। तो आपके पास जो पैकिंग मटेरियल होता है वो भी आपका इन्वेंटरी में आएगा। ठीक है, एंड उसके अलावा आपके पास जो कुछ स्टोर्स में होता है सर, जैसे कि कभी अगर मशीन में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, छोटे मोटे प्रॉब्लम,
तो उसको रिपेयरिंग करने के लिए जो स्टोर्स होते हैं, ठीक है, स्टोर्स एंड स्पेयर्स उसे बोला जाता है, वो भी आपका इन्वेंटरी में आ जाएगा। इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं कि स्पेयर्स जो होते हैं ना, ये होते हैं मशीनरी के काम के, जैसे कि वो छोटे छोटे स्क्रू ड्राइवर्स या नट्स वगैरह कुछ। तो ये स्पेयर्स को पहले चेक किया जाएगा कि भाई वेदर इट इज अ फिक्स, वेदर इट इज अ पीपीई, ये चेक किया जाता है। मैं आपको बताता हूँ, वेदर इट इज अ पीपीई। ये पीपीई क्या होता है? पीपीई होता है प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। प्लांट एंड इक्विपमेंट्स है क्या, ये चेक किया जाएगा। अगर सर चेक पहले नहीं है, प्रॉपर्टी एंड प्लांट इक्विपमेंट्स, ठीक है, अगर ये है चेक किया जाएगा तो फिर इसे पीपीई ही रखा जाएगा। अगर ये पीपीई नहीं है तो फिर इसे इन्वेंटरी में लिया जाता है, इन्वेंटरी और स्टॉक, ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कहा जाता है वो, अगर स्पेयर्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के डेफिनेशन में फिट नहीं बैठता है तब हम उसे इन्वेंटरी में लेते हैं, ठीक है, एज अ। ये क्या है? नॉर्मली पीपीई मतलब आपके फिक्स्ड एसेट, ठीक है, मशीनरी वगैरह वगैरह। तो इतना हुआ वेदर इट इज अ पीपी। अगर पीपी नहीं है मतलब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नहीं है तो उसे हम लोग इन्वेंटरी में ले लेते हैं। ये आपके किसी भी काम का नहीं है अभी, अभी आपके इसमें ध्यान दो, इन्वेंटरी में ध्यान दो। जस्ट मैंने इनकम्प्लीट नॉलेज में आपको नहीं दे सकता इसलिए मैंने आपको ये बताया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो हमें क्या करना है सर, हमें तो है ना यहाँ पे ये क्लोजिंग स्टॉक है, इसका वैल्यूएशन चाहिए। ये क्लोजिंग स्टॉक का हमें क्या चाहिए? वैल्यूएशन। मतलब वैल्यूएशन मतलब इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, इन टर्म्स ऑफ रुपीज हमें चाहिए कि ये स्टॉक कितने का है। क्वांटिटी चाहिए क्या आपको? क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन काम आएगी लेकिन यहाँ पे हमें वैल्यूएशन ही चाहिए, ठीक है। ये दोनों जगह बस उसी चीज को हम देखते हैं आगे, यहाँ पे बात करते हैं वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक दो तरीके से होगा। एक जो है आपका होगा हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। देखो यार, अगर किसी चीज का वैल्यूएशन करना है तो आप कैसे करोगे? सर सिंपल है, हमने कितने रुपए में खरीदा है उसके हिसाब से वैल्यूएशन कर लो, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड होता है। और दूसरा होता है, कुछ चीजें ऐसी होती है जिसे हिस्टोरिकल कॉस्ट पे मेजर नहीं किया जा सकता, जैसे कि शेयर्स। मैंने शेयर 5 साल पहले खरीदे थे 10 रुपए में, 10 रुपए पर शेयर, आज वो शेयर का वैल्यू है 230 रुपए पर शेयर, तो क्या मैं उसे हिस्टोरिकल कॉस्ट से मेजर करूं? क्या गलत हो जाएगा ना। इसीलिए कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जिसे नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड से भी वैल्यू किया जा सकता है, ठीक है, नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। तो पहले इसमें एक ही है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस। सर कुछ चीजें ऐसी होती है जिसका आज का सेलिंग प्राइस जितना हो उसके हिसाब से वैल्यूएशन करना चाहिए, तो इसीलिए एडजस्टेड सेलिंग प्राइस लिया जाता है, ठीक है। दो मेथड से आपके हिस्टोरिकल कॉस्ट, हमारे लिए ज्यादा यूजफुल कौन सा है? हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, बिकॉज आपकी एग्जाम में वही पूछेगी, ठीक है। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में बात करते हैं नॉन हिस्टोरिकल। देखो कभी कोई फॉर एग्जांपल कोई बंदा शेयर में डीलिंग करता है, ठीक है, જે વ્યક્તિ શેર્સ લેવાનો અને વેચવાનું કામ કરતો હોય એ વ્યક્તિ શેરના જે હવે જૂના શેર છે તો એ લીધા હોય બહુ ઓછા પ્રાઇસ પર અત્યારે એનો પ્રાઇસ બહુ વધારે વધી ગયો હોય, જેમ કે રિલાયન્સ નો પ્રાઇસ અગર તમે 10 વર્ષ પહેલા રિલાયન્સ લીધું હોય ને તો તમને 1200 રૂપિયામાં મળી જાય। એક્ઝામ્પલ આપું છું, એક્ઝેક્ટલી નથી ખબર, પણ 1200 રૂપિયા પર શેર તમે 10 વર્ષ પહેલા લીધો હશે। હવે તમે ટ્રેડર છો, રીસેલ કરો છો, આજે તમે રીસેલ કરો છો તો 2500 રૂપિયા શેર છે, तो यार આજે ક્લોઝિંગ સ્ટોક માં હું 1200 રૂપિયા की वैल्यू करूं तो गलत बात થઈ જશે।
એટલે હું ક્લોઝિંગ સ્ટોક વેલ્યુ કરીશ કે કયા અમાઉન્ટ થી આ રીસેલ પ્રાઇસ બરાબર છે એટલે એવી કોઈ વસ્તુ હોઈ શકે છે જેમ કે ગોલ્ડ છે હવે તમારા સ્ટોકમાં ગોલ્ડ પડ્યું છે પણ એ ગોલ્ડ તમે લીધું છે 15 વર્ષ પહેલા 15 साल पहले आपने गोल्ड लिया उसका रेट कितना कम था तो उसके हिसाब से वैल्यू करके कोई मतलब नहीं है ना अगर आप ऐसा कर रहे हो ना इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हो आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर्स को धोखा दे रहे हो आप यहाँ पे आप क्लोजिंग स्टॉक जो बता रहे हो वो गलत बता रहे हो उसका वैल्यू ऐसे तो ऐसे कुछ कुछ चीजों में ये मेथड यूज हो सकता है ठीक है ना इसको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ अब आते हैं यहाँ पे तो देखो हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में दो टाइप दिया है अपने को सर एक ऐसी इन्वेंटरी ऐसा स्टॉक है जो इजीली इंटरचेंजेबल है स्टॉक विच इज इजीली इंटरचेंजेबल मतलब देखो यार ये जो वाटर बॉटल इसकी जो प्लास्टिक की बॉटल्स है ये बॉटल्स का पुराना स्टॉक और नया स्टॉक इसमें कोई फर्क ही नहीं है 2 महीने पहले भी बॉटल ली थी ऐसी ही थी आज भी ऐसी ही है इसका जो रॉ मटेरियल था वो 2 महीने पहले वैसा ही था आज भी वैसा ही है तो ये जो इन्वेंटरी है ये ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल है तो इसके लिए वैल्यूएशन मेथड्स थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी इजीली इंटरचेंजेबल दूसरा है अपने पास स्टॉक which is not easily interchangeable ठीक है कुछ चीजें ऐसी है जिसे इंटरचेंज करना आसान नहीं है इजीली नहीं कर सकते हैं आगे आएंगे उसके एग्जांपल देखते हैं इसमें मैं आपको एग्जांपल दे दूं तो एग्जांपल कोई स्पेशल टाइप का फर्नीचर आप बनाते हो आप जो एक डिजाइन बनाते हो ना फर्नीचर का वो एक ही बार बनाते हो दूसरी बार बनाते ही नहीं तो उसका वैल्यूएशन जो है वो आप नॉर्मल फर्नीचर के साथ नहीं कर सकते ठीक है अगर आपका फर्नीचर का बिजनेस है तो उसमें आपका फर्नीचर जो है वो आपके स्टॉक में आएगा फिक्स्ड एसेट में नहीं आएगा उस हिसाब से बात कर रहा हूँ ठीक है या फिर आपने कोई स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट ધંધો જોઈને કામ કરવાનો यस देखो नॉर्मली तो फर्नीचर आप बोलोगे सर फर्नीचर तो फिक्स्ड एसेट में आता है हाँ लेकिन अगर आपका बिजनेस ही फर्नीचर बेचना है तो फर्नीचर आपके स्टॉक में आएगा ना तो उस टाइम पे अगर आपने कोई खास रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज्ड फर्नीचर बनाया था तो वो फर्नीचर दूसरे फर्नीचर के साथ इंटरचेंजेबल नहीं है तो यहाँ पे ये एग्जांपल हो सकता है कि सर स्पेशल फर्नीचर है उसका वैल्यूएशन कुछ अलग तरीके से करना पड़ेगा क्योंकि वो इंटरचेंजेबल नहीं है ठीक है तो ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल में आपको मेथड्स मिलेंगे अलग अलग जिसमें कि आपके पास है FIFO मेथड LIFO मेथड एंड वेटेड एवरेज मेथड ये मेथड्स को मैं आपको समझाऊंगा आराम से देखते हैं धीरे धीरे करेंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट देखो फ्रेंड्स बहुत इजी लॉजिक है लॉजिक ये है कि सर मैं FIFO मेथड में क्या सोच रहा हूँ मैं ये सोच रहा हूँ कि जो स्टॉक मेरे पास पहले आया वो मैंने पहले बेचा ये मैं सोचूंगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड ठीक है जी एकदम सिंपल इसका मतलब समझना इसका मतलब हम यहाँ पे हम एडिशनल एक लाइन ऐड करते हैं सर देखो अगर पहले जो चीज आई है उसे आप पहले सेल कर रहे हो इसका मतलब ये कि जो स्टॉक है स्टॉक कंसिस्ट ऑफ लेटेस्ट परचेजेस देखो यार मैंने क्या बोला फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब सेल के टाइम पे मैं पहले आई हुई चीज पहले बेचता हूँ
इसका मतलब जो चीज मेरे स्टॉक में पड़ी है वो कौन सी होगी? सर ऐसी चीज जो लास्ट में आई होगी, सही है ना? तो स्टॉक कंसिस्ट ऑफ लेटेस्ट परचेजेस। समझ में आया ना मैंने क्या बोला? दूसरा, लास्ट सारा जरा 9 है। लास्ट इन फर्स्ट आउट। यस, ये आपके लिए नया है, आराम से समझो, डाउट है तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट इन फर्स्ट आउट। सर इस बार मैं ये सोच रहा हूँ, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि जो स्टॉक मेरे पास सबसे लास्ट में आया मैंने वही पहले बेचा। अगर आपने वही पहले बेचा तो आपके स्टॉक में कौन से गुड्स होंगे? आपके स्टॉक में वो गुड्स होंगे जो कि आपने सबसे पहले खरीदे थे, है ना? तो देखो वही मैं चीज यहाँ पे लिख रहा हूँ, स्टॉक कंसिस्ट ऑफ अर्लियर परचेजेस। अर्लियर परचेजेस। मैं आपको एग्जांपल में बहुत अच्छे से इसको और एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन लेने का नहीं है, सिर्फ इतना समझना है, अभी मैं जितना बोल रहा हूँ उतना आपको कैचअप करना है बस। देखो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मेरे पास जो गुड्स पहले आए वो मैंने पहले बेच दिए। इसका मतलब मेरे पास जो स्टॉक में पड़े हुए गुड्स है वो कौन से हैं? सर जो लास्ट में आए होंगे वो आपके पास पड़े होंगे, बिकॉज पहले वाले तो आपने बेच दिए। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो गुड्स मेरे पास लास्ट में आए वो मैंने पहले बेच दिए। इसका मतलब सर स्टॉक में कौन से गुड्स होंगे? जो आपने पहले खरीदे थे वो स्टॉक में पड़े हैं, क्योंकि लेटेस्ट वाले तो आपने बेच दिए, है ना? तो ये चीज है। और तीसरा फ्रेंड्स होता है, एक होता है वेटेड प्राइस मेथड, वेटेड एवरेज मेथड। ये बहुत इजी मेथड है फ्रेंड्स, इसमें है ना कोई टेंशन ही नहीं है। इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, जितने भी आपके पास अलग अलग प्राइस के गुड्स है आप उसका वेटेड एवरेज कैलकुलेट करो और उससे क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करो। ठीक है, एकदम बढ़िया है यहाँ तक। इसमें कोई अच्छा सा क्वेश्चन मिल जाए तो हम उससे डिस्कस कर सकते हैं। सर आ टेबल पर जरा ઝૂમ આઉટ કરો ને એટલે मैं જરા લખી લઉં। हाँ, पूरा ही लिख लो यहाँ से। હું કહ્યું સર? स्टार्टिंग से पूरा लिख लेना। हाँ